नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जेटीसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर। और आपको जैसे पता ही है कि हम लोग प्रतिदिन यूपी पीसीएस 2020 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, उनसे जुड़ी परिचर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और अब तक हम लोग 100 प्रश्न कर चुके थे। आज 121वें नंबर 101 से आगे बढ़ेंगे 125 तक। प्रतिदिन हम लोग जो है 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 101 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है और इस प्रश्न में है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है और कूट दिए गए हैं और प्रश्न भी हमारे शरीर से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है पहला जो इसमें वो ऑप्शन क्या कहते हैं, कारण कथन है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क के बारे में आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये मास्टर है, एक तरीके से सबको कंट्रोल करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका भी ये कंट्रोलर है। तो इस तरह से अगर देखें तो यह विकल्प हमारा सही है। दूसरा कथन है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। पूरे शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। निसंदेह यह बात 100% सही है और यह भी कथन हमारा सही है। अब कूट देख लेते हैं। पहला एक सही है, नहीं। केवल दो सही, ये भी नहीं। एक और दो दोनों सही है। इस तरह से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा, क्योंकि हमारे दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं वाला प्रश्न आ गया। अमूमन कभी कभी हम लोग सीधे देख लेते हैं सुमेलित है तो वो गड़बड़ा जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है अपने आप में। पहला विकल्प है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 के में इसका वर्णन है। ये बात सत्य है। वित्त आयोग से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला और वर्तमान का वित्त आयोग और करों का विभाजन इत्यादि, ये भी सत्य है। तीसरा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अगर देखें तो ये भी अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत है, किंतु लोक सेवा आयोग इसे नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। बाद में भी इसे एक उसके माध्यम से, एक्ट के माध्यम से भी इसको और संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग और का वर्णन जो है अनुच्छेद 315 में है, 323 तक में, ये भी सही है। तो आयोग इसको सही नहीं मानता। बाकी तो मूल संविधान में है, 3 के तीनों। तो इस तरह से देखें कि ये आयोग इसको नहीं मानता। फिर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन सब के बारे में। ये कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी रूप में हमसे टकराएं तो कम से कम हम इनके बारे में गलत कर न सकें। तो पहला, अंतर्राज्यीय परिषद जानते हैं, अनुच्छेद 263 के अधीन राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो केंद्र और राज्य के बीच तमाम जो विवाद होते, चूंकि भारत हमारा राज्यों का संघ है और इस राज्यों के संघ में जो है कई राज्य शामिल हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो उनके बीच अलग अलग सरकारें, अलग अलग तरह की सरकारें, अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं। और हित जो है, कभी नदियों का मुद्दा होता है, कभी क्षेत्रीय सीमाओं का मुद्दा होता है, तरह तरह के हित हमेशा टकराते रहते हैं। तो उन जो हित टकराते हैं, जो मुद्दे बनते हैं, उनका शांतिपूर्वक हल निकाला जा सके, इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो है अनुच्छेद 263 के अधीन प्रस्ताव किया गया है संविधान में। और यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात है कि इस जो ये अंतर्राज्यीय परिषद है, इसमें प्रधानमंत्री सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है और 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनमें गृह मंत्री भी एक होता है। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। साथ ही साथ हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें दिल्ली है और पुदुचेरी, यहाँ विधानसभा है, तो इन राज्यों के जो है, इन संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा जो शेष हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, इस अंतर्राज्यीय परिषद के। और जो है इसकी बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इस परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जिस कैबिनेट मंत्री को नामित करेंगे वो अध्यक्षता करेगा। तो ये बात हो गई थोड़ी सी अंतर्राज्यीय परिषद की। फिर कहीं टकराए तो एक हमारे मन में इसके प्रति एक धारणा मेंटेन रहे। ठीक है। अगला विकल्प जो है 280 के अधीन वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव संविधान में किया गया था। ये भी केंद्र राज्य विवादों खासकर राजस्व, कर, अनुदान संबंधी विवादों के निपटारे के लिए है।
राष्ट्रपति को ये पावर है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वो एक वित्त आयोग का गठन करे, और वो वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य अनुदान, कर और राजस्व इत्यादि का बंटवारा निर्धारित करता है, बताता है कि क्या होना चाहिए। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 281 के अंतर्गत जो वित्त आयोग का प्रतिवेदन होगा, रिपोर्ट होगी, उसको संसद के दोनों सदनों में की गई कार्रवाई के साथ रखवाता है कि कौन कौन इन्होंने क्या सिफारिश दी, क्या प्रतिवेदन दिया, उस पर हम लोगों ने क्या कार्रवाई की। तो ये वित्त आयोग हो गया। अगर आप देखें दो क्वेश्चन और इसमें बनते हैं कि अब तक कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, तो 15 वित्त आयोग अब तक गठित हो चुके हैं, जिनमें पहला केसी नियोगी की अध्यक्षता 1951 में गठित हुआ था, और अभी हाल में 15वां जो है वित्त आयोग का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, जो बिहार से बिलोंग करते एक राजनयिक रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वित्त आयोग की। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासन में जो विभाग होते हैं उनमें तमाम कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बीच जो आपसी विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया, ताकि हमारे न्यायपालिका पर इस तरह के बढ़ते बोझों को कम किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण हमारा आ गया संघ लोक सेवा आयोग। इसका संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक है वर्णन। और ये जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग, इसका इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होता है। उनको अपने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए तमाम जो क्रमशः प्रावधान किए थे उनकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वर्तमान में चर्चा कर लेते हैं, जो वर्तमान में हमारे संविधान के लागू होने के बाद जो व्यवस्था लागू हुई उसमें। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 315 के तहत जो है ये पावर दिया गया है कि वो लोकसेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन करे, उसके सदस्यों की संख्या और को भी निर्धारित वही करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ और सेवा की शर्तें इत्यादि वही निर्धारित करेगा। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाने के बाद उसकी सेवा की शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो 10 साल कम से कम राज्य या केंद्र स्तर पर प्रशासनिक पदों पर सेवा में रहा हो, सेवा का अनुभव रहा हो, उसी व्यक्ति को बनाते हैं। साथ ही साथ अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सकता है। एक बात और यहाँ है महत्वपूर्ण कि जो संघ लोक सेवा आयोग से कार्य क्या है हम सभी जानते हैं। राष्ट्रीय केंद्रीय सेवाएं जो हमारी क और ख हैं, उन सेवाओं के लिए जो है परीक्षाओं का आयोजन और नियुक्तियों का पूरा जिम्मा इन्हीं के संघ लोक सेवा आयोग के पास होता है। और लोगों का जो प्रमोशन वगैरह होता है उससे संबंधित या इन परीक्षाओं में जो समयागत परिवर्तन होते हैं उस संबंध में भी इसको निर्णय लेने या राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें रहीं इस प्रश्न की। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 103 आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्ष से कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? सबसे पहले हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे बदबूदार गोंद या शैतानों का भोजन कहते हैं। यह अफगानिस्तान या ईरान में अधिकतम पैदावार होती है इसकी। और अपने यहाँ देखें तो हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। तने से और जड़ों से यह निकाला जाता है, जिसे बेसन में या आटे में फिर बाद में लपेट लिया जाता है। तो ये तो होता है, ठीक, इसे बदबूदार गोंद भी कहते हैं। दूसरा है शिलाजीत। ये पत्थरों से निकाला जाता है, हिमालय के पर्वतों से, और ये शक्तिवर्धक होता है। तो ये तो वही पत्थर हो गया, नहीं होता। ये भी एक कंपाउंड है, सुहागा, सोडियम बोरेट करके, जो डिटर्जेंट के बनाने में और कॉस्मेटिक्स में, साथ साथ अग्निरोधी जो बनती है चीज़ें उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। हमारा सही उत्तर हींग है। हींग जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, पूछ रहे हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो 268 करों से संबंधित है, ये भी उसी। और ये वित्त आयोग की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा सही विकल्प डी होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। के संथानम समिति की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। और ये जो सतर्कता आयोग होता है, केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें भ्रष्टाचार के संबंध में एक परामर्शक निकाय है
ये कोई जांच एजेंसी नहीं है। और ये भी क्या करती है, किसके माध्यम से कार्य करती है, सीबीआई के माध्यम से कार्य करती है, या इन विभागों में केंद्र सरकार के जो होता है एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, जो जिसके प्रतिवेदनों का आधार पर ये जो है सलाहकारी निकाय कार्य करता है। ये जांच एजेंसी नहीं है। कभी कभी लोग इसे जांच एजेंसी समझ बैठते हैं, ये जांच एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई सतर्कता आयोग जो है। बाद में इसे 2003 में इसे वैधानिक ढांचा प्रदान किया गया और एक कानून पास कराया गया इस संसद में। तो अब जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है, वो जो है आपका एक अध्यक्ष या मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वर्तमान में जो है संजय कोठारी जी मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। और इनके जो इस कमीशन के जो मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 4 वर्ष या उम्र उनकी उस सदस्य की अगर 65 वर्ष उससे पहले हो जाती है तो उसे रिक्त करना पड़ेगा। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो ये हो गई थोड़ी सी कहानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की। एक 105 नंबर पर देखें, कथन और कारण दिए गए हैं और कूट का चयन करना है। कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा, इन्वर्ट शुगर से बोलते हैं, अधिक मीठी होती है, मधुर होती है। ये बात सही है। दूसरा इसका कारण है कि जो प्रतीप शर्करा है वो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये भी बात सही है, लेकिन इसकी अधिक मिठास या अधिक मधुरता का ये कारण नहीं है। इस तरह से अगर देखें दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा बी विकल्प इसका सबसे उपयुक्त है। इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सम्मुख है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए, फिर उनका कालानुक्रम बताइए कि कौन पहले और कौन बाद में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले जयंती पटनायक है, इनका कार्यकाल 92 से 95 तक था। फिर ममता शर्मा हैं, फिर गिरिजा व्यास हैं, और फिर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जी हैं। तो पूर्णिमा आडवाणी जी का कार्यकाल 2002 से 2005 तक रहा। फिर गिरिजा व्यास जी का कार्यकाल अगर देखें तो 2005 से 8 और 8 से 11 तक रहा। 8 से 11 तक। इनका कार्यकाल 2008 से 2005 से 8 और 8 से 2011 तक रहा। और इनका 2011 से 2014 तक रहा। इनका 92 से 95 तक रहा। और इनका 2002 से 2005 तक रहा। तो अब आप मिला लें, 92 जयंती पटनायक एक, फिर चौथा विकल्प है 2000 पूर्णिमा आडवाणी जी का। 1 4 कहाँ है, 2 1 है, 1 3 है, 2 3 है, तो 1 4 यहाँ पर है। और इसका सही उत्तर ये होगा डी विकल्प। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 31 जनवरी 1992 को किया गया था। और ये जो है इसे सिविल कोर्ट की, जो सिविल न्यायालय होते हैं, उसकी शक्तियां प्रदान की गई थी। यह महिलाओं के उत्पीड़न या अन्य समस्याओं से संबंधित स्वतः संज्ञान से भी या किसी की शिकायत पर कार्य करता है। और वर्तमान में इसकी अध्यक्षा जो है रेखा शर्मा जी हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई राष्ट्रीय महिला आयोग की। जो नारी बंदी गृह होते हैं और जो नारियों के संबंधित कार्यक्रम होते हैं, वहाँ उनकी जांच पड़ताल भी ये कर सकता है और इसे सिविल न्यायालय की बराबर शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा हो गई राष्ट्रीय महिला आयोग की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ धातु हैं और उनका सामने गुणधर्म है कि उनका धर्म क्या है, गुण कैसे काम करते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है, तो मिलाते हैं। सोडियम है, पारा है और चांदी है, सीसा है। चांदी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह सुना है, पढ़ा होगा कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। सबसे मतलब अच्छा सुचालक होता है। तो C1 दो जगह है, ए में भी है और सी में है। बी और डी इस तरह से हमारी दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब दूसरा मिला लें, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये भी सही है। और B2 कहीं है तो सी, इसमें सी विकल्प में B2 भी है। इस तरह से हमारा ये सी विकल्प सही होगा। संविधान का एक और प्रश्न देखिए, अन्य खंडों में इतिहास या करंट अफेयर्स ज़्यादा मिल रहा था और इस खंड में हमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। आइए इन पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत 371 जे के तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? थोड़ी सी चर्चा पहले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। विशेष स्थिति का प्रकरण क्या है, इसका भी जिक्र हम लोग करेंगे। तो 371 के अधीन अगर देखें तो आर्टिकल जो 371 है वो सीधे सीधे 371 के अधीन जो है महाराष्ट्र और गुजरात पर है। 371A जो है नागालैंड से संबंधित है और 371J जो है ये जो है कर्नाटक और हैदराबाद से संबंधित है। इन संवैधानिक प्रावधानों के पीछे कहानी क्या है, चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि हमारा उत्तर, सॉरी ये नहीं, ये होगा। चर्चा कर लेते हैं कि कोई देखिए, भारत के अनेक भूभागों में विशेष दर्जा, विशेष स्थिति की मांग हमेशा चलती रहती है। लोग अपने स्थानीय हितों या विशेष मुद्दों के लेकर के आंदोलन करते हैं कि हमारे इस भूभाग को विशेष दर्जा दे दिया जाए। जैसे गोरखालैंड है और बोडोलैंड, तमाम चलता रहता है। तेलंगाना भी रहा जो राज्य बन चुका है। तो खैर, ये विशेष दर्जा के लिए ये लोग मांग करते हैं, विशेष सहूलियतें, विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए। और स्वाभाविक है कि कोई भी आंदोलन बिना हित के नहीं होता है। तो अगर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में, अच्छा, इस पूरे विशेष स्थिति का प्रकरण ये है कि सरकार क्या करती है, वहाँ पर एक विशेष बोर्ड, विकास बोर्ड का गठन कर देती है और वो विकास बोर्ड उस क्षेत्र विशेष के कल्याण के लिए योजनाएं मतलब पूरा प्रयास करता है। और उस क्षेत्र की जो उसके प्रतिवेदन है वो राज्य विधानसभा में विचार के लिए रखे जाते हैं। तो महाराष्ट्र में भी यही है, नागालैंड में भी है और हैदराबाद, कर्नाटक के संदर्भ में यही है कि ये जो है अलग विकास बोर्डों के गठन की बात हो रही है। और ये विकास बोर्ड जो है वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ की रोजगार में भी, शिक्षा के में भी जो है आरक्षण इत्यादि का भी मामला बनता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता दी जानी चाहिए। और जो राजस्व इकट्ठा होता है वो भी वहाँ पर खर्च करने के लिए एक समान रूप से प्रयास किया जाता है। तो वहाँ पर शासन की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रशासन की, और वो जिम्मेदारी विकास बोर्डों की अधिकतम हो जाती है। तो ये हमारा उत्तर इसका जो है बी सही है। ये जो अनुच्छेद है 371J, ये हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित है। विज्ञान का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं, कृत्रिम होता है जो मानव बनाए, प्राकृतिक जो होता है ईश्वर प्रदत्त होता है, या मानव जिसका निर्माता नहीं होता। तो देखिए, हम लोग बात किए थे नियोप्रीन और टेफ्लॉन की। इससे पहले के प्रश्नों में हम लोग नियोप्रीन और टेफ्लॉन की चर्चा कर चुके हैं। और वह ये दोनों क्या है, कृत्रिम है। और लेक्सान भी कुछ इसी तरह की चीज़ है। तो बचा खुचा हमारा उत्तर हो गया ए, फाइब्राइन। ये जो होता है हमारे जो रेशम के कीड़े होते हैं वो अपने मुंह से इसको ओमिट करते हैं ना, तो वो ये एक तरीके से क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। 110वां क्वेश्चन हमारे सम्मुख है, संविधान का ही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित फिर नहीं है? तो सुमेलित नहीं का प्रश्न है। मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, बिल्कुल सही है। अब चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी। राज्य, ठीक है, राज्य भी छठे भाग में है। भारत का महान्यायवादी इसमें नहीं है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यहाँ है। देखिए, संविधान के 14वें भाग में 301 से 307 तक का प्रकरण है। 301 से लेकर 307 तक अनुच्छेद 301
1 से लेकर 307 तक का प्रकरण है, जहां अंतर्राज्यीय व्यापार वृत्ति इत्यादि का प्रकरण है। और यहाँ भी 308 से 323 तक है, 308 से 323 तक है। इसी में संघ लोक सेवा आयोग भी आएगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में। तो ये दो बातें हमारी क्लियर हो गई कि हमारा उत्तर पहले हो गया सी, जो है भारत का महान्यायवादी जो होता है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य जो है विधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखें कि ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका जो है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये जो है पद धारण करता है, और राष्ट्रपति ही इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण करते हैं। और ये जो है संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, संसद की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा व्यक्ति है या पदाधिकारी है जो संसद की कार्यवाहियों में, समितियों में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं करता। तो उसका उत्तर भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये जो महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न हो गए। देखिए मूल कर्तव्य भी भाग 4 में है, तो ये हमारा सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न जो है सूची 1 सूची 2 है आपके सम्मुख, पदार्थ और उनके अनुप्रयोग की कहानी है। नीला थोथा है, इयोसिन है, सिल्वर आयोडाइड है और जिंक फास्फाइड है। तो जो चूहे इत्यादि को के लिए दवाएं हम लोग ले आते हैं मार्केट से, वो जिंक फास्फाइड भी उसका हिस्सा होता है, अगर आप ध्यान दें कभी तो D4 दो विकल्पों में है, बी और सी में। इस तरह से ए और बी इस दौड़ से बाहर हो गए। अब देख लें, सिल्वर आयोडाइड का बड़ा जिक्र होता है, अनेक पुरानी परीक्षाओं में सिल्वर आयोडाइड कई बार पूछा गया है। सिल्वर आयोडाइड को क्या करते हैं, कृत्रिम जहां वर्षा नहीं होती वहां वायुयानों या अन्य किसी माध्यम से छोटी छोटी बूंदे के रूप में वायुमंडल में ऊपर बिखेर देते हैं, तो बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहां वर्षा होती है या वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो C1 में हमारा ये विकल्प है, D4 हमारा ये सही है। तो इस तरह से देखें हमारा सी विकल्प सही है। इयोसिन भी लाल स्याही होती है, डाई का काम करता है, ठीक है। तो और नीला थोथा जो होता है वो कवकनाशी होता है। इस तरह से 4 के चारों विकल्प हमारे मिल गए और इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति। समितियां दो तरह की होती हैं, सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं। लोक लेखा समिति सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं इसमें। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ठीक है। तो हमारा ये सही उत्तर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होती है ये संविधान की सबसे बड़ी समिति होती है। पहले समितियां समझ लेते हैं। देखिए संसद भी हमारी अनेक समितियों के माध्यम से काम करता है, और समितियां दो तरह की होती हैं, पहली अस्थाई और दूसरी अस्थाई या तदर्थ। ये जो अस्थाई या तदर्थ समितियां होती हैं दो तरह की होती हैं, किसी मुद्दे की जांच के लिए हो सकती हैं या किसी विषय वस्तु पर परामर्श के लिए हो सकती हैं, और दोनों ही स्थितियों में इनका जैसे ही कार्य पूरा होगा और ये भंग हो जाएंगी या इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि अस्थाई समितियों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये भंग नहीं होती, ये साल दर साल चलती रहती हैं। और लोक लेखा समिति जो है संविधान की लोकसभा की समिति है, जो सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसके अध्यक्ष को मनोनीत करता है कि कौन इसका अध्यक्ष होगा। साथ ही साथ यहाँ इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये कहानी हो गई थोड़ी सी लोक लेखा समिति की। प्राक्कलन समिति भी में जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 का रेशियो होता है लोकसभा और राज्यसभा का। और ये क्या करती है कि CAG के प्रतिवेदन पर जांच भी करती है। और लोक लेखा समिति जो होती है ये जो हमारी शासन हमारे जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नीतियों में जो व्यय होता है, कार्यों में जो व्यय होता है, उन नीतियों कार्यों की संपरीक्षा करता है। ये जानने का प्रयास करता है कि इनमें अपव्यय तो नहीं है। कुल मिला के ये मितव्ययिता की जांच करता है। हमेशा याद रखें, लोक लेखा समिति जो है शासन की नीतियों या कार्यों में मितव्ययिता की जांच करता है, परीक्षा करता है और अपने प्रतिवेदन सौंपता है।
तो ये हमारा हो गया लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, नीति आयोग आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर बना हुआ है। भारत का जो है अब भारत के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी इस पर है। पूछ रहे हैं कि नीति आयोग दिसंबर 2019 में सतत विकास लक्ष्यों पर भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस में वर्गीकृत किया, किस वर्ग में, किस श्रेणी में रखा है यूपी को। करंट अफेयर्स का प्रश्न है और यूपी से जुड़ा प्रश्न है, एक तरीके से स्टेट स्पेशल है। तो अगर आप विकल्पों को देखें तो आकांक्षी नहीं है, अच्छा प्रदर्शन परफार्मर का दर्जा दिया था, परफार्मर का वर्गीकरण किया था, अग्रणी भी नहीं है और लक्ष्य प्राप्त करता भी नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश अपने जो लक्ष्य है उनको प्राप्त नहीं कर सका है, सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्यों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में एक बैठक करके कुछ 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे, 17, जिसमें गरीबी, भुखमरी इत्यादि का हर तरह से निवारण था, मुक्ति थी, जल और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पूरे विश्व में उनकी उपलब्धता की बात थी। तो 17 इसी मूलभूत आवश्यकताओं या चीज़ों की सतत विकास लक्ष्य नाम दिया गया था। इनको सतत विकास लक्ष्य का नाम दिया गया था और भारत ने भी क्या किया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का भारत भी प्रयास कर रहा है। तो उसने अब अलग अलग, पूरा अकेले भारत तो है नहीं, कुछ सभी राज्य और जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं ये जब वृद्धि करेंगे, इन मामले में उन्नति करेंगे तो भारत भी उन्नति करेगा। इसलिए ये इस तरह की इंडेक्स सूचकांक जारी किए जाने लगे हैं अपने यहाँ। तो ये थोड़ी सी कहानी हो गई सतत विकास लक्ष्य की। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो नागरिकता 3 से 10 नहीं है, 4 से 11 नहीं है, 6 से 11 नहीं, बल्कि 5 से 11 है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है। और किसी चूंकि भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, या तो जन्म से मिल जाए, कोई व्यक्ति यहाँ जन्मे, और या तो फिर क्या होगा वंशावली से मिले, उसके पूर्वज रहे हो, कोई न कोई देशीकरण से मिल सकती है या पंजीकरण से मिल सकती है, या भारत कुछ अपनी भूमि का विस्तार करे और कोई राज्य उसकी सीमा में आ जाए। तो ये प्रक्रिया है नागरिकता प्राप्त करने की। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? हृदय एक योजना है जो चलाई गई है। इसके माध्यम से दो चीज़ें हैं। देखिए, जो फॉरेनर्स आते हैं या जो हमारे देसी पर्यटक हैं, जो हमारे विरासत स्थल है, जो पुराने शहर है जिनसे कुछ न कुछ इतिहास का कुछ विशेष पृष्ठ या पन्ना जुड़ा हुआ है, उन जगहों पे जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो पुरानी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, उनका क्षय हो रहा है। तो वहाँ उनको मेंटेन करने और भविष्य के लिए बेहतर बनाने के साथ साथ इन शहरों में जो पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उनका विस्तार करने की बात इस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। हृदय योजना के तहत जैसे जो भी शहर हैं उनमें जो पौराणिक या प्राचीन स्थल हैं उनका संवर्धन करना, उनको और बेहतर बनाना, तथा उन शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें देखें आपके वाराणसी है, मथुरा है, और यूपी का एक शहर और था आगरा। आगरा भी था, तो आगरा विकल्प में नहीं है, प्रयागराज और अयोध्या नहीं है। देखें तो आगरा, अजमेर और अमृतसर 3 बड़े शहर भी इसमें थे। तो हमारा सही विकल्प 1 और 2 है, और जो मिल रहा है सी में, इस तरह से ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है, और हमें सही कूट का चयन करना है। पहला कथन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति
कोई बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, आप हम इसको अपने दैनिक जीवन में रोज सुनते समझते हैं। चाय चट्टी की दुकानों पे भी इसकी चर्चा होती रहती है, ट्रेनों में होती रहती है कि हमारी राजनीति कैसी है, कहाँ जा रही है, ठीक है। और इस पर किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं, जहां भी बैठ जाएंगे वहां इसकी चर्चा सदैव चलती रहती है। तो प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। दो रूप होते हैं, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त जो न दिखाई दे, मूर्त मतलब जो हमें दिखाई पड़े, ठीक। तो निरंतरता और परिवर्तन बिल्कुल भारतीय संस्कृति में पाई जाती है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी ये पाई जाती है, निरंतरता और परिवर्तन। इसका कारण बता रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां हैं। कौन कौन सी? आधुनिक शैली है, परंपरागत शैली है तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तीन शैलियों के जो तत्व हैं वो समाहित हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, तमाम बातों के साथ साथ आज भी भारतीय राजनीति जो है परंपरागत शैली अपने परंपरागत तत्वों को बनाए हुए है। संत शैली के भी कुछ तत्व इसमें कहीं न कहीं विद्यमान है, साथ ही साथ निरंतर आधुनिक स्वरूप ये भी ग्रहण करती जा रही है। तो दो के दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। जननांकी का प्रश्न है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? तो 1% नहीं, 1.6% नहीं, 2.3 नहीं, बल्कि इसका सही उत्तर होगा 2.1%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ये भी चर्चा में था, करंट अफेयर से ही जुड़ा क्वेश्चन है जो यहाँ पूछा गया था। अगर आप ध्यान दें, शायद मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कम थी और शायद झारखंड में मध्य प्रदेश में ज़्यादा थी और झारखंड में कम थी। हाल फिलहाल 2020 में कुछ ऐसा 19-20 चला था। आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं इसके लिए उन राज्यों का। तो मिनिमम संख्या क्या हो सकती है? 10 नहीं, 13 नहीं, 14 भी नहीं, ये मिनिमम संख्या 12 हो सकती है। इसके विपरीत की एक स्थिति बहुत बनती है। क्या हुआ था कि जो गठबंधन सरकारों का दौर चला था उसमें लोग, उसके अलावा भी लोग लाभ के लिए एक चीज़ भारतीय राजनीति में ये देखने को मिल रहा था कि पदों को खूब अंधाधुंध बांटे जा रहे थे, जिसपे हमारा राजस्व व्यय और अन्य व्यय बढ़ते जा रहे हैं। तो बाद में इसको कर दिया गया कि किसी राज्य में जो है, किसी राज्य विशेष में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी, उस राज्य विशेष में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91 अमेंडमेंट जो हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो अमूमन वो ज़्यादा पूछा जाता था, उसका विपरीत ये पूछ लिया गया है। अब वो भी कहीं न कहीं आपसे टकराएगा, तो इसलिए हमने उसकी चर्चा कर दी आपसे। गरीबी के अनुमान की चर्चा हम लोग कर चुके थे, फिर भी एक क्वेश्चन उससे है, एक अलग क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो सिर गणना विधि, इसका प्रयोग होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। कैलोरी ग्रहण की विधि का जो है, कैलोरी ग्रहण विधि जो है, हमने आपसे चर्चा की थी कि 1979 में वाई.के. अलग साहब की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल, बंद कर दें वाई.के. अलग साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, है ना। और उसी ने ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी और शहरी स्तर पर 2100 कैलोरी जो है का मापदंड दिया था। बताया था कि इससे कम जो लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं खाद्य पदार्थों के माध्यम से, तो वो गरीब हैं। तो इसकी चर्चा हुई थी वाई.के. अलग समिति। तीसरा है इसमें पारिवारिक उपभोग। कोई परिवार जो उपभोग करेगा उसके आधार पर भी गरीबी का आकलन हमारे यहाँ किया जाता है। तो ये तीन के तीनों सही हैं। ये चौथा प्रति व्यक्ति आय विधि सही नहीं है कभी, ठीक है। सिर गणना विधि भी प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में क्या होता है, टोटल जनसंख्या को और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका अनुपात निकाल के परसेंटाइल प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा इसका सही विकल्प अगर देखें 1, 2, 3 होगा, न कि कोई और होगा। तो ये हमारा 119वां क्वेश्चन पूर्ण हुआ।
अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। तो पूछ रहा है किस वाद में, कहाँ इसकी चर्चा थी? गोलकनाथवाद नहीं, इसकी चर्चा केशवानंद भारती विवाद में 1973 में थी। और इसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया था। 13 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया था और 7-6 के बहुमत से न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि हमारे संविधान के जो मूलभूत ढांचे हैं उन्हें संशोधन के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है। वो मूलभूत ढांचों में अगर आप कभी कभी चर्चा में आ जाता है, जैसे हमारे विधि का शासन है, पंथ निरपेक्षता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इत्यादि जो हमारे प्रावधान है मूल संविधान का जो मूल ढांचा निर्धारित करते हैं। और ये अच्छा भी है कि अगर कोई भी सरकार इनको कम से कम न बदले, मूल ढांचा हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जो व्यवस्था है वो बनी रहे। तो इसका सही उत्तर बी होगा। देखिए आयुष्मान भारत, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सत्य पूछ रहा है, कौन सत्य है? ठीक है, यहाँ नहीं है। ठीक, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। बिल्कुल करती है, चर्चाओं में रहा, खूब प्रचार प्रसार शासन स्तर पर भी हुआ कि लोग जागरूक हों, इसका हिस्सा बने। तो ये बिल्कुल सही है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र एवं राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। इस तरह से हमारा देखें कि ये सी विकल्प हमारा सही होगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एक बृहत्तर जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है और उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है और शासन ने इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए ये प्रोग्राम चलाया। इससे पहले भी तमाम योजनाएं चलती रहीं और अब वर्तमान में ये योजना है। चार क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, नहीं है, यहां नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। दूसरा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, जी हाँ बिल्कुल, गांधी जी का सपना था और उसको स्थान दिया गया है। अगला 44 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बहुत चर्चा में रहता है कि पूरे राज्य में, पूरे भारत में एक समान जो है नागरिक संहिता बनाई जाए, कानून बनाया जाए जिसमें सभी बराबर हों। किंतु अभी ये लागू नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम लोगों को जो अपनी विशिष्टताएं हैं, विशेष नियम कानून है विभिन्न लोगों के, वो इससे बाधित होंगे। तो इससे हमेशा ये चर्चाओं में रहता है। तो फिलहाल ये भी सही है। अनुच्छेद 48 नहीं होगा। अनुच्छेद में इसमें जो है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, बल्कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। और ये बेसिक चीज है, कृषि और पशुपालन, इनका संगठन के लिए भी सरकार को प्रयास करना होगा। और तमाम योजनाएं वो कृषि और पशुपालन के लिए चलाती है। जैसे अभी हम लोगों ने वहाँ पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन किया था पिछले दिनों में, इसी प्रश्न पत्र में, जो हरियाणा में लागू किया गया था। तो ये इसका सही उत्तर डी होगा, ये सुमेलित नहीं है। वर्तमान में हम लोगों ने वहाँ टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, उससे संबंधित क्वेश्चन एक और, इसमें पर्यटन को जोड़ा गया है। ठीक है, पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछ रहे हैं मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक तरफा है। सस्टेनेबल में तो सभी पक्षों का ध्यान दिया जाए। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमानों पर यात्राओं का प्रबंध, ये कैसे हो पाएगा? ये भी सही नहीं है। तीसरा विकल्प है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रिया। देखिए पर्यावरण की बात आ गई। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण दोनों को, पर्यटन को भी हमें चलाना है और पर्यावरण को भी मेंटेन रखना है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। तो हमारा इसका ये सही विकल्प है।
देखिए सतत आ जाए, टिकाऊ आ जाए, पोषणीय आ जाए, सस्टेनेबल आ जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ें हैं उसमें सभी पक्षों का ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ भविष्य का भी ध्यान दिया जाए। आने वाले पीढ़ी को भी जो पर्यावरण अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने की बात हो, हमारे जो प्राकृतिक या जैविक संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग हो, दुरुपयोग न हो, अंधाधुंध दोहन रोका जाए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। महान्यायवादी की चर्चा हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ थोड़ा सा अलग है। जो हमेशा पूछा जाता है उसी का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है और नीचे कूट है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। बिल्कुल, राष्ट्रपति महान्यायवादी पद के लिए ऐसे व्यक्ति का ही चयन करता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने की काबिलियत रखता हो, योग्यता रखता हो, वो किसी राज्य विशेष के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल प्रैक्टिस किया हो एज ए लॉयर, या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 साल प्रैक्टिस किया हो और राष्ट्रपति की निगाह में वो अच्छा विधि का ज्ञाता हो, उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है। और ये पद जो होता है, इस पद पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राष्ट्रपति जब तक चाहता है वह व्यक्ति उस पद पे रहता है, जैसे ही चाहता है उसको हटना पड़ता है। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। बिल्कुल नहीं, ये प्रश्न ये हमारा जो कथन है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो वेतन होता है, जो भत्ता होता है, उसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है, संसद निर्धारित नहीं करती है। तो ये एक विकल्प हमारा सिर्फ सही है इसमें, और ए सही है। आखिरी प्रश्न हमारे सम्मुख है। अगले 25 प्रश्न हम लोग अगली क्लास में हल करेंगे। और ये आपको बता दें, जेटीसी आईएएस जो हमारी ये ऑनलाइन सेवाएं हैं आपको ये बिल्कुल मुफ्त हैं, और इस पर रजनीश जी की मैथ की क्लास, प्रशांत जी की जो है रीजनिंग की क्लास, तथा हमारे हेड साहब जो है रोहित दधीच सर की जो है जीएस से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित अनेक क्लासेस और ज्ञान की अनेक चीज़ें निरंतर इस पर चलती रहती हैं। आप स्वयं जुड़ें और लोगों को जुड़ें, ये भी आपसे निवेदित है। आइए आखिरी प्रश्न पूरा करते हैं। हौसला 2018 नवंबर 2018 में ये कार्यक्रम हुआ था, उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। सही है पूछा है, नहीं का चक्कर नहीं है। पहला इसमें है, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल ये सही बात है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं राकेश श्रीवास्तव ने इसका उद्घाटन किया था नवंबर 2018 में। अगला है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ये भी सही है। इस तरह से अगर देखें हमारे दो के दोनों विकल्प सही हैं और ये सी विकल्प सही है। और आज के हमारे 25 प्रश्न यहीं पूरे हुए। धन्यवाद, नमस्कार।